हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हम ये वाला चैप्टर अपना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्धमान में की गई एक नीलामी की घटना। इस टॉपिक से आपका ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम सेकंड पार्ट का। तो गाइस इसके अंदर क्या हुआ था इस नीलामी में, जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बना रखा था कि जब ज़मींदार सही समय पर टैक्स नहीं अदा कर पाएगा तो ज़मींदार की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ रूल शासकों के साथ था और ऐसे ही जोतदारों के साथ था। तो एक शासक था जो वर्धमान का शासक था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसने क्या करा था, उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्त्रियों से कर नहीं लेती बिल्कुल भी, तो उनने चालाकी दिखाकर अपनी जो संपत्ति थी वो अपनी माँ के नाम कर दी, जिसकी वजह से उसे लगा कि वो अब कर नहीं देगा और कर देने से वो अब बच जाएगा। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी चाल को समझ चुकी थी। उसने उससे कहा कि अब तुम अपनी राजस्व की जो रकम है उसे अदा करो, अन्यथा तुम्हारी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। तो राजा ने मना कर दिया कि वो राजस्व अदा नहीं करेगा। तो कंपनी ने फिर उसकी नीलाम करवानी शुरू करी संपत्ति। तो जब नीलाम हुई तो राजा ने अपने ही लोगों से ऊंची बोली लगवाकर अपनी संपत्ति को ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद फिर पैसे देने से मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरी भूमि है। फिर दोबारा से नीलाम करी गई, दोबारा से बोली लगवाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, परंतु फिर भी वो नाकाम रही। फिर एंड में जाकर राजा ने खुद ही अपनी ज़मीन को वापस ख़रीद लिया और इस प्रकार उसकी नीलाम होने से बच गई ज़मीन राजा की। और जब नीलाम हो रही थी ज़मीन, जब नीलाम हो रही थी राजा की, उस टाइम पे जितनी भी बिक्रियाँ हो रही थी वो सारी की सारी 95% फर्जी थी, क्योंकि जिसकी ज़मीन होती थी वो खुद ही अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से या जानने वाले से ख़रीदवा लेता था अपनी ज़मीन। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि उसकी ज़मीन नीलाम हो गई है, परंतु ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज़मींदार अपनी संपत्ति को नीलाम होने से कैसे बचाते थे। तो सबसे पहले जो तरीका था अपनी संपत्ति को बचाने का वो ये था कि ज़मींदार फर्जी बिक्री करवा देते थे। फर्जी बिक्री में ऐसा होता है कि ज़मीन, उसे लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि नीलाम हो रही है ज़मीन, परंतु वास्तव में नीलाम नहीं होती, वो झूठ मूठ का नाटक होता है। दूसरा तरीका ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो महिलाओं से बिल्कुल भी नहीं लेती थी कर, इसलिए राजा जो होते थे ज़मींदार और जोतदार ये अपनी अपनी ज़मीनों को, संपदा को महिलाओं के नाम कर देते थे ताकि इन्हें टैक्स ना देना पड़े। तीसरा इनका जो तरीका था वो ये था कि अपने एजेंटों के साथ मिलकर तोड़ मड़ोड़ करते थे नीलामी के अंदर, यानी कि जो इनके जानने वाले थे उनसे ही कभी ऊपर बोली लगवा देते थे, कभी नीचे। इस तरीके का कन्फ्यूज़न पैदा करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ये, ताकि इनकी ज़मीन ना बिके। इनका जो अगला तरीका था वो यही था कि अपने तक जो आदमी थे इनके, उनसे बहुत ऊँची ऊँची बोली लगवा देते थे ताकि उनके टक्कर पर कोई भी ज़मीन ना खरीद पाए, ताकि ये वापस खुद ही खरीद लें। और जब अगर कोई ख़रीद भी लेता था गलती से तो इसे कब्जा नहीं देते थे। वो जो भी इंसान खरीदता था ये कहते थे ज़मींदार कि ये हमारी ज़मीन है, हम किसी को भी ये नहीं देने के हैं। और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर ख़रीद भी लेते थे, कब्जा भी मिल जाता था, ज़मींदार ने कुछ लोग रख रखे थे, उनको कहा जाता था लटियाल। लटियाल वो लोग होते थे जो हमेशा डंडे लेके घूमते थे। वो जो भी इंसान ज़मींदार की ज़मीन को ख़रीद कर रहना आता था उसको मारकर वहाँ से भगा देते थे, ज़मींदार की ज़मीन को खाली करवा लेते थे। और कुछ रेयत ऐसे थे, रेयत यानी कि किसान जो ज़मींदार की संपत्ति को लेने ही नहीं देते थे किसी को भी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी हो कोई भी हो, वो किसी को घुसने भी नहीं देते थे ज़मींदार की संपत्ति के अंदर। वो कहते थे ये ज़मींदार की है और इस पर ज़मींदार का हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता। पांचवी रिपोर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। क्या होता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कार्य करती थी उस टाइम पे वो हर बार अपनी रिपोर्ट भेजती थी ब्रिटेन की संसद के अंदर। उनमें से 5वें नंबर पे जो रिपोर्ट थी वो थी 5वीं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो थी 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने ब्रिटेन की संसद में पेश करी थी कि वो किस तरीके से काम कर रही है। इसके अंदर जो थे कुल पेज 102 पेज थे। 102 पेज में से जो 800 पेज थे उसके अंदर ज़मींदारों और किसानों की अर्जियाँ थी। अर्जियों का मतलब होता है रिक्वेस्ट, दरख्वास्त होती हैं, ज़मींदारों किसानों की वो थी इसके अंदर 800 पेजों में। और हमें ये भी पता चलता है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जब से उसके ऊपर इंग्लैंड निगरानी रख रहा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कार्य कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5वीं रिपोर्ट की विशेषता है।
5वीं रिपोर्ट हमने पढ़ ली और उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता ये थी, जब ये रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में पेश करी गई तो वहाँ पे ये पता चला कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है वो सही तरीके से शासन नहीं कर रही है, उसका के शासन का वहाँ के लोग विरोध करने लग गए। दूसरा जो वो था, इसकी विशेषता ये थी, जब इसकी सच्चाई सबके सामने आई तो वहाँ के राजनीतिक दल जो थे ब्रिटेन के, वो भी इसके विरोध हो गए। वो भी कहने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से काम नहीं कर रही है। व्यापारी जो थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे, क्योंकि व्यापारी चाहते थे कि वो भारत के साथ व्यापार करें, और निजी व्यापारी भी बाज़ारों के अंदर आना चाहते थे, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही सब कुछ कर रही थी व्यापार, वो किसी को भी आने नहीं देना चाहती थी। जो कंपनी थी उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि वो सही तरीके से शासन नहीं कर रही है, उन्हें भ्रष्टाचार फैला रखा है। उसकी वजह से किसान और ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो 5वीं रिपोर्ट थी, इसकी वजह से इंग्लैंड की संसद में बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन की संसद में वाद विवाद बन गया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी हो गई थी इसकी वजह से, इस रिपोर्ट से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। फिर एंड में जो ब्रिटेन की संसद थी उसने एक रूल बनाया कि जब भी वो काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ, तो उसकी रिपोर्ट वो पहले संसद के अंदर देगी, फिर संसद उसकी जांच करेगी कि सही है ये काम या नहीं है। संसद से परमिशन लेना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है 5वीं रिपोर्ट की आलोचना। जो 5वीं रिपोर्ट है उसके अंदर ज़्यादातर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बुराइयाँ ही लिखी हुई हैं। उसके अंदर लिखी हुई है कि ज़मींदारों की जो संपत्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी नीलाम करके खुद हड़प लेती है, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है उसने, ज़मींदार बहुत ज़्यादा उससे परेशान है। और जो हमारे यहाँ के ब्रिटेन के व्यापारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ब्रिटेन के व्यापारी चाहते हैं कि वो भारत के साथ व्यापार करें, परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने नहीं दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पहाड़ी लोगों का जीवन। जो पहाड़ी लोगों के बारे में आपको बताया गया है इसमें, वो बताया गया पश्चिम बंगाल के पहाड़ी लोगों के बारे में। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। वो राजमहल की पहाड़ी की थोड़ी सी निचले हिस्से पे रहते थे और वहाँ पे वो खेती करा करते थे। उनकी खेती का नाम था झूम खेती। वो लोग जो थे बहुत ज़्यादा सिंपल और सादा जीवन जिया करते थे, और वो मेनली क्या करते थे, जंगल की जो उपज थी उस पर निर्भर थे। यानी कि जंगल से जो उन्हें मिल जाता था खाने के लिए फल वगैरह, वो उसे खा के अपना जीवन चला लेते थे। और उसके साथ साथ वो झूम खेती भी किया करते थे। जो पहाड़ी लोग थे वो जंगल में महुआ के फूल इकट्ठे करते थे ताकि वो उन्हें खा सकें, और रेशम के कीट भी इकट्ठे करते थे वो, और काट कोयला बनाने के लिए कई तरह की लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। जो पहाड़ी लोग थे वो ऐसी जगह को भी ढूंढ लेते थे जहाँ पे बहुत सारी घास हो। उन घासों का प्रयोग वो अपने पशुओं के चरागाह के रूप में कर सकते थे, जहाँ पे वो अपने पशुओं को चरा सकें। कई बार जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो आसपास के क्षेत्रों के जो किसान हुआ करते थे उन किसानों पर हमला करते थे और उनकी चीज़ों को लूट लिया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संथालों का आवागमन। पहाड़ी लोग जो थे बहुत अच्छी जीवन जी रहे थे अपना आरामदायक, परंतु जैसे संथाल लोग आए उनकी वजह से उनका जीवन बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में जीने लगे। जो संथाल लोग थे उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था, क्योंकि संथाल लोग जो थे वो खेती किया करते थे और बहुत अच्छी तरीके से खेती करते थे। वो ज़मीन को जोतते थे, वो चावल और कपास उगाते थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। वो जंगलों से इमारती लकड़ियाँ निकाल लेते थे संथाल लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। जो संथाल लोग थे वो राजमहल के क्षेत्रों के निचली भाग पे वो रहने लगे थे पहाड़ियों पे, जिसकी वजह से जो पहाड़ी लोग थे उन्हें ऊपर की तरफ और ज़्यादा अंदर की तरफ जाना पड़ गया पहाड़ों के रहने के लिए। थे तो दोनों ये एक ही जैसे कि पहाड़ी लोग थे वो झूम खेती किया करते थे और ये जो थे ये भी झूम खेती करते थे संथाल। बस दोनों के अंदर फ़र्क इतना था, जो पहाड़ी लोग थे वो खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, परंतु जो संथाल थे वो हल का प्रयोग करते थे। वो हल से जब भूमि को जोता करते थे। इनके बीच में बहुत ज़्यादा दिनों तक संघर्ष रहा। अब आती है संथालों की बसावट का टॉपिक कि संथाल जो थे वो आखिर बसे क्यों पहाड़ी लोगों के पास आके, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। जो पहाड़ी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे संथालों से। संथाल लोग जो थे वो किस तरीके से बसे, उन्हें बसाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें राजमहल की पहाड़ी के निचले भाग पे
बसा दिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से कृषि करते थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ये क्या करते थे, जंगलों को साफ कर वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन बना देते थे और वहाँ पे खेती किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजमहल की पहाड़ियों के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र जो था उसको इनके नाम कर दिया था, संताल लोगों के, और उस क्षेत्र को नाम दिया गया दामिने को। दामिने को ऐसी जगह थी जो संतालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय कर दी थी। वो अपना मर्जी से वहाँ पे कृषि करेंगे और कृषि से लाभ उठाएंगे। अब आते हैं संथाल लोग। संथाल लोग जो थे एंड में वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनसे को दी हुई भूमि वापस लेना चाहती थी। जो संथाल लोग थे उन्हें ज़मींदार भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। इस वजह से संथाल लोग जो थे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने विद्रोह करने की सोची और उन्होंने विद्रोह भी शुरू कर दिया। संथाल लोग जो थे अपने अस्त्र तस्त्र की तीर कमान भाला कुल्हाड़ी सारे हथियार लेकर दौड़ पड़े लड़ाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से, और उन्होंने 3 मांग प्रस्तुत करी। उनमें से सबसे पहली मांग ये थी संथाल लोगों की कि उनका शोषण नहीं करना चाहिए, उनको सही तरीके से जीने दिया जाए, उनकी ज़मीन को वापस दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से उस पर खेती करी है। वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र जीवन जिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का उनके अंदर कोई भी आक्षेप ना हो। अब आते हैं आगे, विद्रोह का दमन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने देखा कि बहुत तेज़ी से इनका विद्रोह बढ़ता जा रहा संथालों का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आधुनिक हथियार का प्रयोग कर इसका दमन कर दिया, सारे के सारे संथालों को रुका दिया और वापस इन्हें सही तरीके से लगा दिया, ताकि ये उनके बार बार विद्रोह ना करें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने दोबारा से एक छोटी सी भूमि बनाई, जिसका नाम था, इन्होंने संथाल परगना रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथाल लोग जो थे उन्हें एक भूमि दे दी ताकि ये खुश हो जाए संथाल लोग। उस भूमि का नाम था संथाल परगना, और जो ये भूमि थी ये 5500 मील तक का क्षेत्र था इस भूमि का, ताकि वो आसानी से रह सकें। और जो ये भूमि थी इसके अंदर भागलपुर बीरपुर ज़िले का हिस्सा था, जो सारी ये भूमि थी संथाल परगना की। अब पढ़ते हैं फ्रांसिस बुकानन। इनके बारे में हमें ज़्यादा तो कुछ तो पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता है कि ये जो थे एक चिकित्सक थे। इन्होंने जो है हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। इन्होंने हमारे जो फ्रांसिस बुकानन थे, इन्होंने कोलकाता में हमारे चिड़ियाघर भी स्थापित करा था एक। उस चिड़ियाघर को आज के टाइम पे अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। ये जो थे वनस्पति विज्ञान के बारे में भी जानते थे। फ्रांसिस बुकानन जो बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए कि उसके चेकिंग के लिए इन्हें रखा था, ताकि ये अच्छी तरीके से चेक कर सकें कि कंपनी की भूमि कितनी है और कहाँ पर है। और जब ये वापस लौट रहे थे फ्रांसिस बुकानन 1805 में ये वापस लौटे। वापस लौटने के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई, और इनकी माँ की मृत्यु के बाद इन्हें संपत्ति का वारिस बना दिया गया। जब ये संपत्ति का वारिस बन गए, इन्होंने अपनी माँ के नाम पर ही अपना नाम रख लिया बुकानन हैमिल्टन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।